गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब? सो आई डॉक्टर काजल बोदवानी इज अगेन बैक विद योर PYQs ऑफ टैलेंटिक्स। पर आज हम क्लास 9th की सीरीज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं हमारे PYQs ऑफ बायोलॉजी। चलिए, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 31। माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्स इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। क्या बात हो रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्स किसकी प्रोडक्शन में यूज हो रहा है? कर्ड की। तो अब आगे देखते हैं, दे आर यूज्ड इन मेकिंग सच प्रोडक्ट्स इज बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू प्रोसेस टू परफॉर्म अ प्रोसेस वाई। यानी कि एक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वाई वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं, कर्ड इसलिए बना पा रहे हैं, वो प्रोसेस का नाम है। तो देखते हैं ऑप्शन में एक्स और वाई बताना है। एक्स सेक्रोमाइसिस, क्रिविसी एंड फोटोसिंथेसिस। नो, हमें पता है कि कर्ड कौन बनाता है? हमारा लैक्टोबैसिलस। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे, सो इट्स प्रेजेंट इन दी एक्स इज लैक्टोबैसिलस एंड वाई इज फर्मेंटेशन। इजी वन। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is correct with reference to the agriculture tool in the image given below? हमें यहाँ इमेज दी हुई है और बताना है कि इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है? प्लाफिंग, दैट इज अ टूल। हम यही बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड टिलिंग ऑफ सॉइल करते हैं जनरली, ताकि वीड्स रिमूव हो पाए और उसके बाद हम सीड्स को सो कर सकें। तो एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इट इज यूज फॉर टिलिंग द सॉइल। येस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। Next, turning the soil, loosening the soil, and can also remove weeds. Yes, weeds भी remove होती है ताकि बाद में easily seeds को properly sow कर सकें. It is used for sowing seeds. नहीं, priorly उससे पहले वाला step है ये, seeds को sow करने से पहले. Next, farmers prefer this method over tractor as it saves time. नहीं, ट्रैक्टर हमें पता है कि वो ज़्यादा टाइम सेव करता है एज कंपेयर टू इस टूल से। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, सो करेक्ट इज ए एंड बी। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। फार्मर्स यूज कंपोस्ट टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। हमें पता है रिप्लेनिशमेंट की बात आ रही है और कंपोस्टिंग की भी, यानी कि कहीं ना कहीं डीकम्पोजर्स की ही बात की गई होगी, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपलर में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टिल आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्म विच पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हमेशा हमारे डीकम्पोजर्स ही एक्ट करते हैं। प्रोड्यूसर्स नो, डीकम्पोजर्स यस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपलर या इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके देते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स। नाइट्रोजन, phosphorus and zinc comes in the category of macronutrients. क्या ये तीनों macronutrients में आते हैं? नाइट्रोजन तो आता है, phosphorus भी आता है, but zinc is a micronutrient. तो ये statement गलत हो गई। Fertilizers are commercially produced from plant nutrients. Yes, fertilizers plant nutrients के थ्रू ही डेवलप होते हैं. This statement is correct. Next, both fertilizers and manures are nutrient specific. क्या दोनों ही nutrient specific होते हैं? नहीं, सिर्फ फर्टिलाइजर्स ही न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, मेन्योर नहीं होते। अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, इन इंटरक्रॉपिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोयाबीन एंड मेज कैन बी ग्रोन टुगेदर इन डिफरेंट रोज इन अ पीस ऑफ लैंड। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि हम उनको रो पैटर्न में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिजिनस ब्रीड लाइक ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस इंडिजिनस ब्रीड है क्या? नहीं, वो तो एक्सोटिक ब्रीड है या फॉरेन ब्रीड है। नेक्स्ट, रेड सिंधी, ये तो इंडिजिनस ब्रीड है। शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू डिजीज, बट ब्राउन स्विस एक्सोटिक है। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। हमसे पूछा है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमारी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ है। सो आंसर इज थर्ड। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below is the information regarding a national park. एक national park की हमें information दे रखी है, that is national park is a part of biosphere reserve. Rock shelters are found in this national park. Rock painting are found in these shelters. हमें बता रखा है कि ये सारी details उस national park में मिलती हैं. Figures of animals and men fighting, hunting, dancing and playing musical instruments are depicted in these paintings. यानी कि वहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि जो नेशनल पार्क है उसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है इन सारी स्टेटमेंट से।
So the picture of the animal given below were also found in this national park. ये सारे animals भी मिल रहे हैं, साथ में हम rock shelters की भी बात कर रहे हैं, man fighting, hunting, dancing, playing, ये सारी images भी हमें वहाँ मिल रही है. तो हमें पता है सबसे ज़्यादा biodiversity rich एक ही national park की है, वो कौन सा है हमारा सतपुरा नेशनल पार्क, जो कि रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी है. और हमसे पूछा भी वही है कि नेशनल पार्क ही कौन सा हो सकता है, हमारा सतपुरा नेशनल पार्क, जहाँ पे रॉक शेल्टर्स की भी बात हम लोग करते हैं. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट. Given below is a diagram of female reproductive system. Select the incorrect statement from the following. Incorrect statement से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लेबलिंग में क्या क्या दे रखा है. अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट हमारी हो गई फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. उसके बाद सेकंड यानी कि मेरा यूट्रस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है. उसके बाद थर्ड दिस इज फिम्ब्राई, जो कि एग कलेक्शन में हेल्प करती है. उसके बाद फोर्थ ओवरी, जहाँ पे एग्स प्रोड्यूस होते हैं. फिफ्थ दिस रिप्रेजेंट्स आर सर्विक्स, एंड सिक्स दैट इज वेजाइना और बर्थ कैनाल. तो अब ऑप्शंस में देखते हैं. पार्ट लेबल 4 इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल एंड प्रोड्यूसेस एग सेल. यस, फोर्थ हमारी ओवरी है और एग सेल प्रोड्यूस करते हैं. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. पार्ट लेबल 2 इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. 2 इज यूट्रस. क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है? नहीं. फर्टिलाइजेशन हमेशा फेलोपियन ट्यूब के इस्थमस पार्ट में होता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है. सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई. आगे भी देख लेते हैं. पार्ट लेबल 1 इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. यस, फेलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन. पार्ट लेबल 6 इज द बर्थ कैनाल. यस, वेजाइना इज आर बर्थ कैनाल. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, दैट इज सेकंड. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट. Observe the given figure and identify the parts labeled as A, B, C, D, E, F, G, H. हमें यहाँ पे पार्ट्स डायग्राम दे रखा है. अगर इसकी बात करें तो ये हमारा वैक्यूल दिखा रखा है, जो कि लार्ज इन साइज, जो कि जनरली प्लांट्स में होता है, मैक्सिमम 90% स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. और यही हम एनिमल्स में देखें, जो जनरली प्रोटिस्ट या लोअर एनिमल्स में मिलता है, वो स्मॉल इन साइज होता है. तो ये वाला हमारा एनिमल सेल हो गया और ये वाला प्लांट सेल हो गया. अब अगर हम लेबलिंग की बात करें, ए को देख लें, जो कि दोनों में मिल रही है, यानी कि ये प्लांट है. अगर ये आउटर सेल वॉल होती तो ये एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि इसकी आउटर है और इसकी सेकंड लेयर है. तो कौन सी हुई? ए, यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है. नेक्स्ट बी को देखें तो बी सिर्फ और सिर्फ प्लांट में दिखा रखी है, जो कि आउटर लेयर डिपेक्ट हो रही है, यानी कि सेल वॉल हो गई प्लांट्स की. उसके बाद सी की बात करें तो यानी कि सेंट्रल पार्ट दिखा रखा है हम लोगों को, यानी कि दैट इज आर साइटोप्लाज्म, दैट इज कंटेनिंग अ लिक्विड फ्लूइड और मैट्रिक्स. तो साइटोप्लाज्म हो गया सी हमारा. उसके बाद डी की बात करें, अभी बात की कि जो जनरली 90% स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है प्लांट्स में, वो क्या हो गया? वैक्यूल. उसके बाद ई की बात करें हम लोगों को, ई यहाँ पे दिख रहा है, बीच में न्यूक्लियस दिखा रखा है, उसकी डबल मेम्ब्रेन दिखा रखी है और सराउंडिंग हमारे आरईआर्स होते हैं. तो ई रिप्रेजेंट्स आर न्यूक्लियस. नेक्स्ट एफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही होता है, वो क्या है? हमारे क्लोरोप्लास्ट. उसके बाद जी, ई एफ जी रिप्रेजेंट्स सिर्फ एनिमल सेल में, जो कि हमारे या तो सेंट्रियोल है या सेंट्रोजोम्स हैं, जो कि सिर्फ एनिमल्स में ही होते हैं. एंड लास्ट एच, जो कि दोनों में प्रेजेंट है, दैट रिप्रेजेंट्स आर माइटोकॉन्ड्रिया. तो अगर इतनी लेबलिंग हम लोग लिख लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी है स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना. तो हमसे पूछा है कि इसमें से करेक्ट लेबलिंग वाला कौन सा है. चलो एक बार देखते हैं. ए रिप्रेजेंट सेल वॉल, नो, यही स्टेटमेंट यही गलत हो गई, तो आगे तो नीड ही नहीं है. ए रिप्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन, यस. बी रिप्रेजेंट सेल वॉल. सी रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियोप्लाज्म, नो, अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ए रिप्रेजेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन आर दी same thing, this is correct. D represents vacuole, E represents nucleus, yes.
C represents cytoplasm, F chloroplast and H is mitochondria. So हमसे पूछा है incorrect statements कौन सी है, that is our first and second only. Third and fourth correct labeling describe कर रही है. Clear? Moving to the next. Read the given statements and select the correct option regarding them. हमें correct option बताना है कि इसमें से कौन सा एक statement को verify करते हैं. चलो. Main difference between antibiotic and vaccine is that former यानी कि antibiotic की बात कर रहा है, is used before. क्या antibiotic को हम disease होने से पहले use करते हैं? नहीं, बाद में देखते हैं. तो statement तो यही wrong हो गई. आगे भी देखते हैं. Later यानी कि vaccine is used after occurrence of disease. वैक्सीन पहले लगाई जाती है, एंटीबायोटिक डिजीज होने के बाद में दी जाती है. तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई. नेक्स्ट, लेग्यूमिनस प्लांट लाइक वीट. क्या वीट मेरा लेग्यूमिनस प्लांट है? वो तो एक सीरियल है. लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं मेरे? पी और बीन्स. तो वीट तो मेरा एक सीरियल हो गया, यानी कि स्टेटमेंट यहाँ भी गलत हो गई. हैज राइजोबियम इन इट्स रूट नोड्यूल विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. नो, पी हेल्प करते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में. ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट. प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन इन अ प्लांट. क्या ये स्टेटमेंट सही है या उल्टी है? ये स्टेटमेंट ऑपोजिट करके दे रखी है कि नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट. नाइट्रोजन मिनरल है जिसकी वजह से प्लांट्स में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट, वैक्सीनेशन इज अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस ए. यस, क्लियर लिख के दिया है एनसीईआरटी ने कि हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट सही हो गई. नेक्स्ट, द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी आइसोलेटेड वाज पेनिसिलिन. यस, पहले तो पेनिसिलिन थी. फ्रॉम पेनिसिलिन नोटेटम, यहाँ तक भी सही है. बाय एडवर्ड जेनर. नो, इट वाज बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई. नेक्स्ट, फीमेल एनोफिलीज इज द पॉजिटिव एजेंट. क्या फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एजेंट है या वेक्टर है? वो हमारा वेक्टर है. हमारा एजेंट कौन है या कॉज कौन है? प्लाज्मोडियम. तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई. नेक्स्ट, foot and mouth disease of cattle is caused by fungus. Are these fungus disease? No, these are viral diseases. So अगर हम बात करें, हमसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. ऑल आर करेक्ट. नो, ओनली हमको दिख रहा है कि सिर्फ डी स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है, यानी कि वन इज ओनली करेक्ट, रेस्ट आर इनकरेक्ट. सो इट रिप्रेजेंट्स आंसर नंबर 4. क्लियर? अगर हमने एक एक चीज को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हम स्टेटमेंट्स को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट, 39 नंबर. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन that correctly fills the blank in any 3 of the given statements. 3 स्टेटमेंट्स के बारे में देखते हैं. हमें उस ऑप्शन दे रखे हैं. फर्स्ट, डैश स्पीशीज आर दोज विच आर गोइंग टू बी एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर की बात की जा रही है. अगर जस्ट फ्यूचर होता तो हम बात करते कि हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात कर रहे हैं, बट वर्ड यहाँ पे एंडेंजर्ड ऑलरेडी आ गया, यानी कि यहाँ पे कैसी स्पीशीज की बात हो रही है? वल्नरेबल स्पीशीज की. आगे देखते हैं. नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट, डैश रिफर्स टू द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. एनिमल्स आ गए यानी कि फौना की बात की जा रही है, और अगर प्लांट्स होते तो फ्लोरा की बात की जाती. नेक्स्ट, पिंक हेडेड डक, गोल्डन कैट एंड व्हाइट आइड बक आर इंक्लूडेड इन डेथ स्पीशीज. हमें पता है ये तीनों की तीनों स्पीशीज थ्रेटनिंग यानी कि खत्म होने की ताकत पे ही है, या तो थ्रेटेंड या एक्सटिंक्ट स्पीशीज. Next, a place that is rich in dash is called a hotspot. Rich in biodiversity, यानी कि वहाँ की species richness की बात की जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Biodiversity. Next, Indian giant squirrel is endemic to dash biosphere reserve. हमें पता है Indian giant squirrel कौन से biosphere reserve का पार्ट है? That is a पंचमढ़ी biosphere reserve, जो कि मध्य प्रदेश में है. Options देख लें एक बार. First represents vulnerable, yes. Third is threatened, and fifth is Panchmani. So answer is first only. Clear? Next question.
0.9% of NaCl solution is considered isotonic for RBC. अगर isotonic solution की बात कर लें जिसमें से कोई चेंज नहीं आता, solution का inside and outside concentration सेम ही है, तो उसका हमें कितना दे रखा है 0.9%. नेक्स्ट RBCs की बात की जा रही है. इन द गिवन इमेज RBCs आर प्लेस्ड इन 3 different types of solution. From the given option, choose the correct type of solution, NaCl concentration and phenomena occurring in a beaker A, B and C. अब हमें इमेजेस दे रखी है A, B एंड C एंड इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके साथ साथ उनका कंसंट्रेशन क्या होगा और करेक्ट सोल्यूशन का टाइप क्या है. तो अगर इमेज ए की बात करें, हम लोगों को तीनों को कंपेयर करते हुए चलना है. अगर बी में हम लोगों को दिख रहा है कि उसने बात की थी आइसोटोनिक सोल्यूशन की, तो हमारी नॉर्मल आरबीसी बायकॉन्केव शेप ऐसी ही होती है. दैट इज नॉर्मल कि वहां पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. तो बी को हम लोग मेंशन कर लेते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन. उसके बाद अगर ए को देखें तो उसकी साइज छोटी हो गई, यानी कि वहां पे श्रिंकेज अकर हुआ है. और श्रिंकेज किस में होता है, हमारे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में. So A represents our hypertonic solution जहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस होने के चांसेस होते हैं. उसके अलावा C जहाँ पे स्वेल हो गया है, जहाँ पे वाटर कंटेंट फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड मूव करता है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है. दैट रिप्रेजेंट्स आवर हाइपोटोनिक टाइप ऑफ सोल्यूशन. तो इतना तो हमने वेरीफाई कर लिया. अब बात करें फिनोमिना की भी. ए यानी कि वाटर बाहर आ रहा है रिमूव आउट होके, यानी कि एक्सो ऑस्मोसिस. आउटर आना, एग्जिट करना रिप्रेजेंट एक्सो ऑस्मोसिस. यहाँ कुछ चेंज नहीं है, सेम ही है क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन है. यहाँ बात करें यानी कि अंदर मूवमेंट हो रहा है, यानी कि एंडो ऑस्मोसिस, दैट इज इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. तो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स एंडोऑस्मोसिस. उसके अलावा हमें बात करनी है कंसंट्रेशन की. तो आइसोटोनिक में तो सेम है 0.9% NaCl, वहां तो कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन हमें पता है अगर हाइपरटोनिक की बात करें तो आउटर साइड सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है, तभी जाके श्रिंकेज अकर होती है. यानी कि यहाँ पे 0.9% से ज्यादा आना चाहिए. और सेम ऑपोजिट हाइपोटोनिक में इनर साइड सल्यूट कंसंट्रेशन हायर एंड आउटर साइड सल्यूट कंसंट्रेशन लोअर. तो यानी कि यहाँ 0.9 से लोअर होनी चाहिए. अब ऑप्शंस में देख लें तो यहाँ 0.1, क्या हाइपरटोनिक में 0.9 0.1 से और 0.1 और कम है हमारा 0.9 से, तो ये ऑप्शन तो यही रॉन्ग हो गया. उसके बाद सेम ये भी यहाँ रॉन्ग हो गया. इसमें बात करें, ये बता रहा है कि हमारा ए आइसोटोनिक है, तो नहीं, ए आइसोटोनिक तो नहीं है. ए हाइपरटोनिक है, 0.9% से ज्यादा होगा, दैट रिप्रेजेंट्स 2%. उसके बाद ये हमारा आइसोटोनिक हो गया, सेम कंसंट्रेशन. और नेक्स्ट हाइपोटोनिक जो कि 0.9 से बहुत कम होगा, तब जाके ही सेल की स्वेलिंग हो पाएगी. क्लियर? अगर हमें कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो हम बहुत इजीली वहां तक पहुंच सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, influenza that is flu, polio, chicken pox and cough are caused by. हमें पता है कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड कफ ये सारे जनरली एक वायरल डिजीज की वजह से ही होते हैं. ये सारे किसके टाइप से, हमारे वायरल डिजीजेस के. तो दीज आर कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ पैथोजेंस होते हैं जो हमारी डिजीज को आगे कॉज करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं पैथोजन. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द पैथोजन विच बिलोंग्स टू दी सेम कैटेगरी. हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं. फर्स्ट हमें अमीबा यानी कि प्रोटोजोआ दे रखा है, तो प्रोटोजोआ वायरस तो नहीं होता, तो ये गलत हो गया. यस, दिस रिप्रेजेंट्स आर वायरस ओनली. नेक्स्ट भी देख लें, दिस रिप्रेजेंट्स आर बैक्टीरिया. प्रोकैरियोट्स की बात की जा रही है, तो हमारा वायरल डिजीज के ही सारे के सारे सिम्टम्स एंड डिजीज के नाम दे रखे हैं. सो आंसर विल बी रिप्रेजेंटिंग अ फिगर इज सेकंड, दैट इज अ वायरस ओनली. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट. A chamber filled with water is partitioned with semi-permeable membrane. Highlighting word semi-permeable membrane जैसे ही आए यानी कि हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं. अब आगे देखते हैं डायग्राम. उसने क्या बोला है कि उसने एक तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दिया. If 70 milligram of sugar is added to the right side of the chamber,
70 मिलीग्राम शुगर को उसने राइट साइड में ऐड कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, यानी कि ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा वाटर का कंसंट्रेशन कैसे मूव करेगा, फ्रॉम हाई टू लो वाटर का मूवमेंट होता है। और अगर हम लोग सल्यूट की बात करें, यानी कि सल्यूट रिप्रेजेंट्स फ्रॉम लो टू हाई, दिस रिप्रेजेंट्स अ वाटर। तो हमें पता है कि सल्यूट हमारा यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, तो वाटर भी कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम हाई टू लो, यानी कि मूवमेंट विल बी टुवर्ड्स दी राइट साइड, फ्रॉम लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन देखते हैं, वाटर विल मूव टुवर्ड द राइट साइड, यस यही आ गया हमारा तो ऑप्शन। शुगर विल मूव टुवर्ड दी लेफ्ट साइड, नहीं, उसको सल्यूट को कहाँ जाना है, वो तो वहीं रहेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ऑस्मोसिस में तो हम वाटर की बात कर रहे हैं, water will move toward left side, sugar will move toward right side. So answer is water will move toward right side from high concentration to lower concentration. Clear? Moving to the next. Choose the correct set of characteristic for the tissue given below. हमें एक इमेज दिखा रखी है जो कि हमारी कार्डियक मसल की इमेज है। क्लियर? एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अब इसके फीचर्स दे रखे हैं और हमें बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं। ए सिलेंड्रिकल शेप, यस सिलेंड्रिकल शेप के ही होते हैं हमारे कार्डियक मसल। अनब्रांच नहीं, ब्रांच होते हैं, जनरली ब्रांचिंग आगे कैरी होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, अगेन नो, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक एक मिनट डायग्राम में दिख भी रहा है। इनवॉलेंट्री, यस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारे विल पावर में नहीं होते, दिस इज करेक्ट। स्ट्राइटेड, यस डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। सो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई, ए डी एंड ई। सो आंसर नंबर सेकंड। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट मैच। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अगर हमें एक एक नाम अच्छे से याद है एनिमल हस्बेंड्री की स्पीशीज का, तो ये आंसर बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। आइए देखते हैं। इंडिजिनियस यानी कि इंडियन स्पीशीज, एक्सोटिक, फॉरेन एंड क्रॉस ब्रीड, जो दोनों के क्रॉस से बनी हुई है। पहला है लेग हॉर्न। लेग हॉर्न हमारी एक्सोटिक ब्रीड होती है, ना कि इंडियन। असील रिप्रेजेंट्स आर इंडियन ब्रीड, तो ये तो यही गलत हो गया। एंड रोड आइलैंड रेड जो कि हमारी एक्सोटिक ब्रीड है, सो ये स्टेटमेंट यही गलत हो गई। नेक्स्ट जर्सी, अगेन जर्सी हमारी एक्सोटिक ब्रीड है। एंड साहिवाल हमारी इंडिजिनस ब्रीड है। एंड करन फ्राइज तो क्रॉस ब्रीड है, ये सही है बट ये दोनों रॉन्ग है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट रेड सिंधी इंडिजिनस है, ब्राउन स्विस एक्सोटिक है, और इनके क्रॉस की वजह से फ्रिसवाल, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट मुर्रा, मुर्रा रिप्रेजेंट्स आर इंडिजिनस बफेलो ब्रीड, ओके। एक्सोटिक, दैट सॉरी सुरती, दैट इज एक्सोटिक नहीं, ये भी इंडिजिनस बफेलो ब्रीड ही है। उसके बाद थरपकार, दैट इज ऑल्सो आर इंडिजिनस ब्रीड ओनली, तो ये तीनों ही इंडिजिनस हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। जो हमारी सिर्फ सही है वो है आंसर नंबर सी, ओनली सी इज करेक्ट। क्लियर? अगर हमें अच्छे से नाम याद है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द लेबल स्ट्रक्चर्स। डायरेक्ट एनसीईआरटी का कनेक्टिव टिश्यू से डायग्राम उठा के दिया है। ए की बात करें हम लोग तो ए रिप्रेजेंट्स आर मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट बी नीचे दे रखा है, दैट रिप्रेजेंट्स आर मास्ट सेल which release our histamine, serotonin. And next C, that represents our fibroblast, जहां से मेरे कोलेजन फाइबर्स अराइज होते हैं, जो कि डी में दिखा रखा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए इज मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल, यहाँ गलत हो गया। ए मैक्रोफेज, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, रेटिकुलर फाइबर्स, दिस इज रॉन्ग। मैक्रोफेज, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर्स, सो आंसर इज थर्ड। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारे क्लास 9th के PYQs ऑफ टैलेंट टेक्स्ट का लेवल कैसा था। अगर हमें अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, एक एक स्टेटमेंट्स याद हैं, तो हम इजीली पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, थैंक यू।